मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने करीब 3 साल पुराने भाई की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बड़े भाई की हत्या के मामले को लेकर छोटे भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाना क्षेत्र में खेत से लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान विवाद बढ़ने पर छोटे भाई सुखपाल ने बड़े भाई तेजवीर के साथ मारपीट की और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। गंभीर रूप से घायल तेजवीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। कानपुर में पुलिस ने बड़े जुआ सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए होटल के कमरे से 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीपीएन मार्केट स्थित हॉलिडे होटल में बंद कमरों के बीच जुए की महफिल सजाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 65,000 रुपए नकदी और ताश की गड्डियां बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। उन्नाव में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने की है बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी के निर्देश पर काशीराम कॉलोनी रोड के पास करीब 9 बीघे जमीन में काटी जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक जमीनों की अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 करोड़ रुपए है और कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे। और नोटिस जारी हुए, ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित हुए, लेकिन उन्होंने नक्शा जमा नहीं किया। तो उनके यहाँ लगभग 3 बीघे में और इसके बाद एक प्राइम रेजिडेंसी करके उसी काशीराम कॉलोनी रोड में है, तो उनके यहाँ भी यही स्थिति थी। तो वहाँ पे 6 बीघे में कुल मिला के 9 बीघे में और जो कि लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच में की भूमि थी, जहाँ पे कि बिना नक्शे का अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा था। हरदोई में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। लोनार पुलिस की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी अखिलेश उर्फ अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी कोतवाली देहात का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हापुड़ में जमीनी रंजिश में जानलेवा हमले में घायल हुए युवक गौरव की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाइक से कोर्ट की तारीख पर जा रहे गौरव की रास्ते में कार से टक्कर मारकर उसे गिराया गया, फिर लाठी डंडों और हथौड़े से बेरहमी से पीटा गया। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में मेरठ रेफर किए गए गौरव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। दायरा चौराहे से करीब 600 मीटर आगे चौकी विद्यापीठ की तरफ एक गौरव त्यागी जो कि मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये जा रहे थे और उसी दौरान इन पे करीब 4 लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिससे इसे गंभीर चोटें आईं और इसके गंभीर चोटें आने पर इनको देवनंदिनी अस्पताल एडमिट कराया गया। वहाँ से हायर सेंटर रेफर हुए, वहाँ इनकी डेथ हो गई है। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 1.5 साल की बेटी इसमें घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान महबूब नाम का व्यक्ति किसी काम से बच्चों के साथ बाहर निकलने के लिए उठा, तभी मकान की कमजोर दीवार गिर गई। काम करते 2 दिन पानी बरसा, 2 दिन पानी बरसने के अंदर मकान गिर गया। मकान गिरने में दब गए और दबने में हमारे भाई की डेथ मौत हो गई और उनकी पत्नी
और एक लड़की यहाँ भर्ती है। 2 बच्चे जो बाहर पेशाब करने के लिए गए थे वो बचे हैं, बाकी गंभीर हालत में है। उनकी पत्नी और एक लड़की उनकी गंभीर हालत में। लखनऊ के शहीद पथ पर डीआईजी हेमराज मीणा की कार हादसे का शिकार हो गई। डीआईजी की कार को आगे और पीछे दोनों तरफ से जोरदार टक्कर लगी है। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में बैठे हुए डीआईजी हादसे में पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे में कार के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। कुशीनगर के सकरौली गांव में एक युवती अपने प्रेमी से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच कुछ दिन पहले युवक को एक मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। युवक के जेल जाने के बाद युवती ने शादी की मांग को लेकर ये कदम उठाया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की सुरक्षा को लेकर मथुरा में हाई लेवल मीटिंग हुई है। डीजी सुरक्षा अमरिंदर कुमार सेंगर समेत सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारी मथुरा में पहुंचे। अधिकारियों ने जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा उपकरणों के हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही पुलिस लाइन में स्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 6 दिसंबर की कार सेवा को लेकर भी सुरक्षा रणनीति पर मंथन किया गया। अवगत हैं कि निकट भविष्य में जन्माष्टमी भी है और जो जन्म स्थान है उस पे 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक भयंकर भीड़ होती है। तो उस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए पूरी जो है सिक्योरिटी प्लान और क्राउड मैनेजमेंट की प्लान की डिस्कशन भी हुई है और इन्होंने जो भी फोर्स मांगा है जोन से और मुख्यालय से इनको प्रदान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर लोक अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई में मस्जिद पक्ष की ओर से कोई नहीं आया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश के तहत लोक अदालत में सुनवाई चल रही है। हालांकि इससे पहले भी समझौता वार्ता में सहमति नहीं बन पाई थी। मस्जिद पक्ष की गैर हाजिरी के बाद अब मामले की पत्रावली सुप्रीम कोर्ट वापस भेजे जाने की प्रक्रिया पर निगाहें टिकी हुई हैं। हमीरपुर के खंडे गांव में शमशान घाट की ओर जाने वाला रास्ता बारिश की वजह से पूरी तरह बदहाल हो गया है। शमशान घाट तक पक्का रास्ता न होने की वजह से लोगों को कीचड़ और दलदल से होकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोगों ने प्रशासन से शमशान घाट तक जल्द पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। तो मौदहा विकासखंड के खंडे गांव का ये मामला है। बारिश से शमशान घाट का रास्ता बदहाल नजर आया है। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में जापानी डेलीगेशन से करेंगे मुलाकात। इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 19 अगस्त को इंडिया जापान बिजनेस कॉन्क्लेव जापान के उद्योगपतियों के साथ मैराथन बैठक। जापानी कंपनियों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर थोड़ी ही देर में जापानी डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त। संदीप, आज की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम बात कर लें या फिर ये जो जापानी डेलीगेशन के साथ सीएम योगी की मुलाकात होगी, इसको लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है।
और सबसे पहले आज मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यूपी सदन से होटल ताज जाने वाले हैं और यहां पर जापानी प्रतिनिधिमंडल दल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल को डिनर भी दिया गया, यानी कि डिनर पर मुख्यमंत्री की उद्यमियों से निवेश पर बात होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान से आए उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कैसे बेहतर डेस्टिनेशन है निवेश के लिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज जापानी उद्यमियों से वार्ता करेंगे। इसके बाद कल मुख्यमंत्री यूपी जापान निवेश समिट का, इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। ये भव्य उद्घाटन दिल्ली में होगा जिसमें 200 के करीब उद्यमी मौजूद रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की मीट है क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश होना है। करीब 3100 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में जापानी उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में जापान ने कई निवेश किए हैं, खासकर 500 एकड़ में ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी बन रही है। इसके अलावा स्कॉट कंपनी के साथ एक जापान की कंपनी ट्रैक्टर का भी निर्माण करने वाली है। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप पांडे तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है, वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों को बधाई दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है, वहीं जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विनोद तावड़े यूपी में संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक रहे हैं। विनोद तावड़े जहां यूपी बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं गुजरात के रहने वाले जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। अब विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल के पास 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने कल आदरणीय विनोद तावड़े जी को संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी दी है और जगदीश भाई को सचिव। सीएम योगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बधाई भी दी। विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी प्रभारी बनाने पर बधाई, जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाने पर बधाई। आप दोनों के अनुभवी मार्गदर्शन से नई दिशा और नई गति मिलेगी। यूपी संगठनात्मक शक्ति, कार्यकर्ता आधारित संस्कृति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को गति मिलेगी। चुनाव की दृष्टि से संगठन के प्रभारी, 2 प्रभारी, आदरणीय विनोद तावड़े जी प्रभारी और आदरणीय जगदीश भाई पटेल जी सह प्रभारी बनाए गए हैं, तो दोनों अनुभवी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम में यूपी के 8 सियासी दिग्गजों के चेहरों से 2027 के सियासी संग्राम का साफ संदेश दिया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल 12 महिलाओं में 3 महिलाएं यूपी से हैं। रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी बिरादरी कुर्मी है। कुर्मियों को साधने के लिए रेखा वर्मा को मौका दिया है। रेखा वर्मा धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही हैं। संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद और गोरखपुर के चौरी चौरा से पूर्व विधायक है। पिछड़े वर्ग के वोटर्स को सीधे प्रभावित करेंगी। यादव समाज के भीतर भी बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में अहम भूमिका साबित होगी। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव हराकर चर्चित हुई स्मृति ईरानी कुशल वक्ता है। महिला और युवा मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने में अहम भूमिका होगी। हरीश द्विवेदी लंबे समय से बीजेपी के संगठन में है और बीजेपी के संगठन से पहले वो विद्यार्थी परिषद में थे। रेखा वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता हैं, अमेठी को रिप्रेजेंट कर चुका है। बीजेपी ने कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वहीं तारिक मंसूर पर भी बड़ा दांव खेला है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। एएमयू के पूर्व कुलपति और विधान परिषद सदस्य हैं। तारिक मंसूर पसमानदा समाज से आते हैं। तारिक मंसूर के जरिए बीजेपी मुस्लिमों के पिछड़े तबके को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी।
यूपी में पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय टीम की मदद से ओबीसी, एससी, युवा और महिलाओं के साथ ही मुस्लिम कनेक्शन का दांव खेला है। बीजेपी जहां MY समीकरणों पर भी आगे बढ़ रही है, वहीं ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स साध रही है और महिलाओं को तरजीह दे रही है। यही वो लाइन है जो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के सियासी संग्राम का चुनावी व्यूह है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल एक महिला ने शिकायत की कि दबंग उसे रास्ता नहीं दे रहे हैं और धमका रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने कहा कि लापरवाह लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड किया जाए। वहीं गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए और विकास को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किया। इस दौरान एक महिला की जमीन का रास्ता न मिलने की शिकायत पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला को तुरंत रास्ता दिलवाया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड किया जाए। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको जहाँ जाना तो देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। वहीं सीएम योगी गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने काले धन को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब। यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी और मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। सीएम योगी बोले, पहले की सरकारों में एजेंडे में विकास नहीं था, सैफई एजेंडे में था, दंगा करवाना एजेंडे में था, खजाने की लूटपाट एजेंडे में था। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने कड़ा संदेश दिया कि जमीन संबंधी मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पीआरडी जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने 3,000 रुपए वर्दी भत्ता की धनराशि पीआरडी के जवानों के खाते में ट्रांसफर की। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में विकास एजेंडे में नहीं था, सैफई एजेंडे में था, दंगा करवाना एजेंडे में था, वो खजाने का लूटपाट करवाते थे। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये पैसा लूटते और लुटवाते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में भेजते थे। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि खतरा आएगा तो विदेश भाग जाएंगे। दुबई में जहां पैसा छिपाया था, युद्ध में मिसाइल ठीक उसी जगह पर गिरती थी। लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है
इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपी गई है। पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है। ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा का भी नाम नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। एसआईटी की जो पहली एसआईटी गठित हुई थी उसकी अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल सूत्रों की माने तो इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव रहे चंपत राय, उनका नाम नहीं है, यानी कि उनके नाम का इसमें जिक्र नहीं किया गया है एसआईटी की रिपोर्ट में। और जो पूर्व सदस्य रहे डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनका भी नाम नहीं है। यानी कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, इसमें इस बात की सूत्रों के माने तो स्पष्ट चीजें हो गई हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में नाम नहीं है। हालांकि चोरी का जिक्र है, 70 बार जो चोरी हुई है, कई बार जो यहाँ के कर्मचारी बाकायदा नकदी छुपा कर ले जा रहे थे, इसका भी जिक्र है। फतेहपुर में सोशल मीडिया पर हिंदू समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। जुनैद शेख के नाम से फेसबुक पर की गई पोस्ट को लेकर हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि सावन में मांस की दुकानें बंद होने को लेकर नाराजगी के चलते ये पोस्ट की गई। संगठनों ने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सुबह संज्ञान में कुछ हिंदू संस्थान ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि एक फेसबुक से एक व्यक्ति ने अपना फेसबुक आईडी इस्तेमाल करते हुए कुछ अभद्र टिप्पणी करी है एक समुदाय पर, जो पुलिस ने द्वारा संज्ञानित लिया गया है। साइबर सेल के द्वारा उसकी जो डिटेल्स हैं वो निकलवाई जा रही हैं, और डिटेल्स निकलते ही इसमें विधिक कार्रवाई के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और आगे कार्रवाई कराई जाएगी। फिरोजाबाद के स्टेट मेडिकल कॉलेज में छात्रों के हंगामे का मामला सामने आया। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि रात में सिक्योरिटी गार्ड्स ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मनमानी की। इस दौरान पुरुष सिक्योरिटी गार्ड्स ने महिला डॉक्टर्स के वीडियो बनाए, साथ ही हॉस्टल में रखे इंडक्शन को भी तोड़ डाला। इसी के विरोध में 2021 बैच के छात्रों के साथ जूनियर डॉक्टर्स प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार बारिश की वजह से सोनभद्र के कई स्कूलों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के उरमौरा प्राइमरी स्कूल परिसर में भी बारिश का पानी भरा हुआ नजर आया, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल की प्रिंसिपल के मुताबिक जलभराव की ये समस्या पहले भी हो चुकी है, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बंद नहीं होता। हम सभी शिक्षिकाएं यहाँ आते हैं, बट बच्चे नहीं आ पाते हैं। बच्चों को मना कर दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के हालात में बच्चों का बैठाना अनुचित एक तरह से माना जाएगा। देखा जाए तो पानी कई दिनों से भरा है, कई दिन से बच्चे नहीं आ रहे हैं। 3 दिनों से पानी भरा हुआ है। इसके लिए हमने जल निगम विभाग में पैरवी की, दौड़ धूप सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका परिषद में गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ।